अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय विदेश नीति कितने सिद्धांतों पर काम करती है, कौन कौन से सिद्धांतों को आधार बना करके काम करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे आप देखिए आदर्शवाद भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गत्यात्मकता डायनामिज्म, अनुरूपता, यथार्थवाद, गुट निरपेक्षता, सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, विरोधी राष्ट्रों के बीच ब्रिज का काम करना, सेतु बंध का काम करना, इन सभी सिद्धांतों के आधार पर विदेश नीति निर्माता काम करते हैं। और जब वो किसी भी नीति का निर्माण करते हैं तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही वो काम करते हैं, ऐसी उनकी स्थिति होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आदर्शवादी सिद्धांत पर कि आदर्शवाद है आखिर क्या। आदर्शवाद युद्ध, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, असमानता, अत्याचार, इन सब के स्थान पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे का सहयोग, सकारात्मक सोच, इन सभी पर आधारित होकर के काम करता है। तो भारतीय विदेश नीति आदर्शवादी सिद्धांत को अपना आधार बनाती है। इसमें दंड नीति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पनिशमेंट के स्थान पर सकारात्मक सोच और रचनात्मक प्रेरणाओं के आधार पर काम किया जाता है। शक्ति के आधार पर काम ना करके, पावर पॉलिटिक्स के आधार पर काम ना करके, क्रिएशन के आधार पर, संरचनात्मक विकास के आधार पर काम किया जाता है। दूसरी बात यहां पर देखिए कि आदर्शवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं, संस्थाओं या वैश्विक संस्थाओं को महत्व देता है। वैश्विक संस्थाओं को प्रभावी बनाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उन वैश्विक संस्थाओं के अनुकूल रहते हुए मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख करके काम करे। तीसरी बात यहां पर आती है कि भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित रहा है। भारत का मूल मंत्र रहा है कि संपूर्ण वसुंधरा को एक परिवार मान करके चलता रहा है। तो स्वाभाविक है कि भारत आदर्शवादी सिद्धांत को महत्व देगा, विदेश नीति निर्माता आदर्शवादी सिद्धांत को महत्व देंगे। अगर हम ऐतिहासिक अवलोकन करें कि भारत किस तरीके से आदर्शवादी सिद्धांत का पक्ष पोषण करता रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि प्राचीन काल में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भारत से निकल करके आई। हालांकि पश्चिमी राष्ट्रों में सेक्युलरिज्म भी एक वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा ही थी। प्राचीन काल में सेक्युलरिज्म का अर्थ यूरोप में लगाया जाता था संपूर्ण पृथ्वी एक गांव, द होल अर्थ इज अ विलेज के आधार पर चलते थे। उसी का भारत में संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब के आधार पर, एक परिवार के आधार पर काम किया जाता था। तो भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। लेकिन जब आधुनिक युग में काम किया गया 18वीं और शताब्दी में, चाहे आप अमेरिका का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष देखें, चाहे आप फ्रांस की क्रांति देखें, ये दोनों चीजें आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित थी। अमेरिकी स्वतंत्रता में और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आधार बनाया गया था। भारत ने इन क्रांतियों का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थकों ने या भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक माने जाने लोगों ने इन दोनों क्रांतियों का समर्थन किया और दोनों से अपने मूवमेंट को, दोनों के आधार पर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे चल करके जब 20वीं शताब्दी में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यह सोचा गया कि किस तरीके से दुनिया को शांतिमय बनाया जा सके और जो आपसी युद्ध चल रहे हैं उन युद्धों को समाप्त किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में वुडरो विल्सन, लेविस, रसेल जैसे लोग एक कोऑर्डिनेटिव कंसेप्ट लेकर के आए, एक समन्वयता का कंसेप्ट लेकर के आए और उसी कंसेप्ट के आधार पर लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र लीग का निर्माण किया गया। जब 1920 में राष्ट्र लीग का निर्माण किया गया, तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था और भारत ने
राष्ट्र लीग का समर्थन किया, आंदोलनकर्ताओं ने राष्ट्र लीग का समर्थन किया। आगे चलकर के राष्ट्र लीग विफल हुआ, उसके कुछ कारण थे जो हम यूनाइटेड नेशंस की चर्चा करते समय करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्र लीग विफल हुआ, लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत ने अपनी आस नहीं छोड़ी और जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही पुनः आदर्शवादी सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास शुरू हुआ और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आदर्शवादी सिद्धांत पुनः प्रासंगिक बना। भारत ने आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर 1945 में यूनाइटेड नेशंस का समर्थन किया और आरंभ से ही, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता स्वीकार करी। तो आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर भारतीय विदेश नीति रहेगी, यह स्वाभाविक स्थिति है। आज जब पोस्ट मॉडर्न इरा चल रहा है, आज जब हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पहुंच गए हैं, तो यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जितना शक्ति के आधार पर इन वैश्विक संस्थाओं को इंपॉर्टेंस दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से WTO में महाशक्तियों का प्रभाव हो, इन सभी को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत इसका एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में आ रहा है। मतलब जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं, उनके अंदर लोकतांत्रिक प्रवेश करना, लोकतांत्रिकता को बढ़ावा देना, यह भी आदर्शवादी सिद्धांत की आवश्यकता या आदर्शवादी सिद्धांत की मान्यता है। इसके आधार पर भारत आज भी आदर्शवादी सिद्धांत को लेकर के चल रहा है, आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर अपनी नीतियों को भी निर्मित कर रहा है। अब दूसरी बात हम करें कि आदर्शवाद के साथ साथ भारत पंचशील सिद्धांत पर भी काम करता है। पंचशील भारत में 6वीं शताब्दी में बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत और महावीर ने पंच अणुव्रत सिद्धांत दिए। महावीर के पंच अणुव्रत सिद्धांत के आधार पर इंडोनेशिया की गृह नीतियों को निर्धारित किया जाता है। भारत अपनी विदेश नीति और अपनी आंतरिक नीतियों को निर्धारित करने में इन दोनों सिद्धांतों को महत्व बना करके काम करता है। तो पंचशील अर्थात 5 सील, ये 5 सील हैं कि कोई भी राष्ट्र या भारत किसी भी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी सीमाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी प्रादेशिक अखंडता को सम्मान करेगा, बरकरार रखेगा, उसके ऊपर नाजायज किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक सील है। दूसरा, अनाक्रमण की नीति। ना तो भारत आक्रमण की नीति को स्वीकार करेगा और ना ही भारत किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा। तीसरा सील होता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और उनका सम्मान करना, किसी भी आंतरिक गतिविधि का हस्तक्षेप ना करना और उसका सम्मान करना। चौथी बात होती है समानता और पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, समानता का भाव रखना। आज भी आप देखिए, भले ही भारत के पड़ोसी देश बहुत छोटे छोटे हों, उनका कोई अस्तित्व ना हो, भारत के पड़ोसी देशों में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनका भारत के एक प्रांत के बराबर भी अस्तित्व नहीं है, फिर भी भारत उनके राजाओं को या उनके राष्ट्र प्रमुखों को उसी तरीके से सम्मान देता है जिस तरीके से भारत अपने राष्ट्र प्रमुखों को सम्मान देता है। तो एक दूसरे के प्रति समानता और पारस्परिक निर्भरता का भाव, ये पंचशील सिद्धांत का एक चौथा गुण होता है। और पांचवा गुण होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर, तो ये 5 सील भारतीय विदेश नीति के आधार हैं। इन 5 सील के आधार पर भारत मानवीय मूल्यों को प्रखर करना चाहता है, विश्व में मानवीय मूल्यों का प्रसार और प्रचार करना चाहता है। जैसे कि आप देखिए कि बुद्ध के इन पंचशील सिद्धांतों का अशोक ने प्राचीन काल में प्रचार प्रसार किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया, संघमित्रा और महेंद्र, इन्होंने इस धम्म प्रचार का काम किया। इस पंचशील सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ होता है जियो और जीने दो।
इस सूत्र पर यह आधारित होते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को भारत ने चीन के साथ 1954 में 8 वर्षीय समझौता किया गया तिब्बत के साथ व्यापार करने को लेकर के। चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में यह 8 वर्षीय समझौता हुआ 29 अप्रैल 1954 को इसको बनाया गया और इन सिद्धांतों को वहां पर प्रभावी किया गया, इन सिद्धांतों को लागू किया गया। हालांकि चीन ने आगे चल करके धोखा दिया। 1958 के बाद चीन ने अपनी नीतियों को बदला और उसमें हमें पंचशील के प्रति मात खानी पड़ी, लेकिन भारतीय विदेश नीति आज भी पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका प्रभाव हमें आज 21वीं शताब्दी में दिखाई दे रहा है। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र, यहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ अब पंचशील सिद्धांतों को प्रभावी और प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है। यह भारतीय विदेश नीति का प्रभाव है। अगली सिद्धांत की चर्चा करें हम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह भारतीय विदेश नीति का पंचशील सिद्धांत का 5वां सील है और इस सिद्धांत के आधार पर भारत यह चाहता है कि दुनिया में विद्यमान जो भी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, चाहे उस प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और द्वेष का आधार वैचारिक हो या कोई अन्य राष्ट्रीय हित हो, उस प्रतिस्पर्धा संघर्ष के स्थान पर सह अस्तित्व, मैत्रीपूर्ण संबंध, भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। दूसरी बात है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विश्व शांति की बात करता है। विश्व शांति, ना कि विश्व में युद्ध, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, एक दूसरे के प्रति युद्ध, ये स्थितियां नहीं है, बल्कि विश्व में शांति की स्थापना करता है। यही कारण है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाने का ही कारण है कि भारत ने कभी भी सशस्त्र संगठनों के प्रति भागीदारी नहीं की, हमेशा सैन्य संगठनों का विरोध किया और सैन्य संगठनों में कभी भी शिरकत नहीं की। ना तो भारत ने सैन्य संगठनों को महत्व दिया और ना ही भारत ने सैन्य संगठनों का अंग बना। 1969 में रूस ने भारत को दक्षिण एशियाई शांति संगठन के रूप में शामिल करने की कोशिश की, सैन्य संगठन के रूप में कोशिश की, लेकिन भारत ने ससम्मान मना कर दिया कि भारत किसी भी सैन्य संगठन का अंग बनना नहीं चाहता है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि भारत विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार पर भारत ने शीतकाल में विद्यमान पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में सह अस्तित्व कायम किया और दोनों विचारधाराओं के बीच होने वाले तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो आप ये देखिए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर भारतीय विदेश नीति हमेशा चली है और आज भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर विदेश नीति चलती है। यही कारण है कि आज भी हम निशस्त्रीकरण को और सैन्य गुटबंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम बात करें चौथे सिद्धांत की। चौथा सिद्धांत है हमारा डायनेमिज्म या गत्यात्मकता, मतलब निरंतर अग्रसर रहना, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना। भारतीय विदेश नीति ने कभी भी पीछे मुड़कर या पीछे की सोच को नहीं अपनाया, अपने देश को आगे बढ़ने की नीति पर आधारित रहा है। पिछले 7 दशकों में अगर आप ये देखें तो भारत जितना वैश्विक पर्यावरण है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय समुदाय आगे बढ़ा है, भारत ने उस अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सकारात्मक दिशा प्रदान करना या अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सकारात्मक मूल्यों को स्वीकार करना, दोनों चीजों को भारत ने स्वीकार किया है। यहां तक कि अनेक जटिल परिस्थितियां भारत के सामने आई। 1948 से लेकर के और अब तक भारत ने बहुत सारे संघर्ष का सामना किया। 1948 में कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का हमला, 1965 में 1962 में चीन के द्वारा किया गया आक्रमण, 1965 में पाकिस्तान के द्वारा दोहरा आक्रमण, 1971 में बांग्लादेश को लेकर के उत्पन्न हुआ संघर्ष, 1998 में कारगिल को लेकर के उत्पन्न हुआ संघर्ष
और 1998 में ही आप ये देखिए, जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद, भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों के बावजूद भारत ने अपनी विकासात्मक नीतियों का परित्याग नहीं किया। भारत ने अपनी पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्वता का परित्याग नहीं किया और भारतीय विदेश नीति इन जटिल परिस्थितियों के बावजूद आगे की दिशा की तरफ बढ़ती रही। भारत आगे की तरफ बढ़ता रहा। भारतीय गत्यात्मकता का ही परिणाम था कि आज भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के आधार पर पूरब की ओर सकारात्मक कदम उठा रहा है। अभी आसियान देश 2018 के जनवरी में चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी के आधार पर मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित किए। फ्री स्पेस पॉलिसी जो हमने 14वें सार्क समिट के दौरान 2007 में इनॉग्रेट करी थी, फ्री स्पेस पॉलिसी अर्थात मुक्त आकाश की नीति पर हम पूरे विश्व के साथ में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नेबर फर्स्ट पॉलिसी आज पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। भले ही वो सामंजस्य में पाकिस्तान एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी पड़ोसी देशों के साथ में सकारात्मक रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी गत्यात्मक नीति का ही परिणाम है। अगर हम बात करें कि भारतीय विदेश नीति गत्यात्मक है तो क्या पुरानी स्थितियों को, पुराने सिद्धांतों को, पुरानी पृष्ठभूमियों को कमजोर कर देता है या भूल जाता है? तो ऐसा नहीं है। भारतीय विदेश नीति पुराने संबंधों को मजबूत रखते हुए नए संबंधों को निर्मित करने की कोशिश करता है। इसका स्पष्ट प्रमाण है हमारा 1970 के बाद से सोवियत संघ के साथ हमारे अच्छे संबंध बने, रूस के साथ अच्छे संबंध बने, जो संबंध निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ में अब हमने अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, इन सभी देशों के साथ संबंध सकारात्मक बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो भारत पुराने संबंधों को गतिमान रखते हुए नए संबंधों के निर्माण पर विश्वास करता है। यह भारतीय विदेश नीति की गत्यात्मक प्रकृति का ही पहचान है। अगर भारतीय विदेश नीति के अन्य सिद्धांत अनुरूपता का मतलब हम किस तरीके से वैश्विक पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाते हैं और हम खुद वैश्विक पर्यावरण के अनुरूप बनते हैं। तो भारतीय विदेश नीति की लचीलापन, भारतीय विदेश नीति की फ्लेक्सिबिलिटी ये बात को स्पष्ट करती है कि भारत अपनी क्षमता को निर्मित करने में अपनी विदेश नीति को फ्लेक्सिबल, इसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने। जैसे आप देखिए गुट निरपेक्षता की नीति में परिवर्तन। भारत आरंभ से ही गुट निरपेक्षता का एक संस्थापक राष्ट्र रहा है, लेकिन जैसे जैसे विश्व की आवश्यकता हुई गुट निरपेक्षता के प्रति भारत ने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया, अपने हितों को ध्यान में रख करके अपनी नीतियों को परिवर्तित किया। गुट निरपेक्ष रहते हुए 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत ने गुट निरपेक्षता का सम्मान करते हुए अमेरिका से हित प्राप्त करना या अमेरिका से सहायता प्राप्त करने की बात कही। दूसरी बात, 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर के अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में धमकी देने की कोशिश करी, तब भारत ने गुट निरपेक्षता के अनुकूल रहते हुए सोवियत संघ से मदद प्राप्त करी, सोवियत संघ से सहायता प्राप्त करी। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया और विश्व समुदाय में अपने प्रभाव को बनाए रखना अनिवार्य था, तो गुट निरपेक्षता का सम्मान करते हुए भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य से सैन्य संबंध स्थापित किया। लेकिन यह सैन्य से सैन्य संबंध सैनिक गठबंधन अर्थात नाटो, सीटो या सेंटो की सदस्यता प्राप्त करना नहीं था। नाटो, सीटो या सेंटो का अंग बनना नहीं था, बल्कि सैन्य से सैन्य संबंध का मतलब था भारत एक दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास करेगा, अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करेगा, रणनीतियां प्राप्त करेगा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका से हथियार को परचेज करेगा। ये सारी स्थितियां यहां पर थी। 2012 में जब चीन मोतियों की माला के आधार पर, रेशम मार्ग के आधार पर विश्व के सभी समुद्री मार्गों में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, तो भारत ने क्वाड के माध्यम से
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को एकजुट किया और हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए, हिंद महासागर को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए और चीनी समुद्री साम्राज्यवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद से विश्व को बचाए रखने के लिए क्वाड का निर्माण किया। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं वैश्विक संस्थाओं के प्रति अनुरूपता। जब आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायित्व को प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया, तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में 5 महाशक्तियों को रखा गया। भारत ने उस समय इन 5 महाशक्तियों का कोई विरोध नहीं किया और भारत ने कोई डिमांड नहीं की कि भारत को भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। किंतु अब जब भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, 70 साल से लोकतंत्र को निर्बाध तरीके से वो पोषित कर रहा है, तो भारत का यह अधिकार बनता है कि वैश्विक संरचनाओं में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रभावी करते हुए और वैश्विक संरचनाओं को भारत के अनुकूल बनाते हुए वो वैश्विक संरचनाओं में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। आज भारत की विदेश नीतियां, चाहे वो द्विपक्षीय स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, इस तरीके से निर्धारित की जाती हैं कि पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय नीतियों के अनुरूप भारत हो रहा है। वैश्विक संरचनाओं में भारतीय नीतियों को कोशिश की जा रही है। आज द्विपक्षीय स्तर पर यह देखिए, भारत हमेशा अरब, मध्य एशिया में अरब देशों का समर्थन करता रहा है। यहां तक कि भारत ने जब इजराइल और अरब संघर्ष हुआ और इजराइल का निर्माण हुआ तो आरंभिक तौर पर इजराइल को महत्व नहीं दिया था। इसके बाद इजराइल के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, अरब को समर्थन देता रहा। लेकिन आज आवश्यकता भारत के राष्ट्रीय हितों को पोषित करने के लिए है, तो भी भारत अरब को अपने हित में रखते हुए या अरब के साथ सकारात्मक नीतियों को बनाए रखते हुए इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। आपने अभी अभी कुछ दिन पहले प्रमाण देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाए, तो भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इजराइल के पक्ष में मतदान नहीं किया, जो स्पष्ट कर देता है कि आज भी भारत अरब राष्ट्रों के साथ है। किंतु अरब राष्ट्रों के साथ रहते हुए भी भारत सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भारतीय विदेश नीति अनुरूपता, वैश्विक अनुरूपता को आधार बना करके अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके विश्व के अनुकूल अपने आचरण को कर रही है। अगला सिद्धांत जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है यथार्थवाद। अभी मैंने आपको 5 सिद्धांतों की चर्चा की। आदर्शवाद, पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अनुरूपता, गत्यात्मकता, ये सभी सिद्धांत ऐसा लग रहे हैं जैसे भारतीय विदेश नीति को केवल आदर्शवादी बना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय विदेश नीति केवल आदर्शवादी है। भारतीय विदेश नीति यथार्थवादी विदेश नीति भी है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दो एक तरीके से अलग अलग सिद्धांत हैं। जहां यथार्थवाद दंड नीति पर आधारित होता है, वहीं आदर्शवाद नैतिकता और रचनात्मक प्रेरणाओं पर आधारित होता है। तो भारत पहले नैतिकता और रचनात्मक प्रेरणाओं को महत्व देता है, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अनुकूल हो, भारत के राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता हो, तो भारत यथार्थवाद को भी महत्व देता है। यथार्थवाद को अपनाने का ही कारण था कि भारत आज अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य हथियारोरों का निर्माण भी कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों के साथ आर्थिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत की आदर्शवादी नीतियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दूरगामी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आदर्शवादी सिद्धांत और तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी सिद्धांत अनुरूप होता है। उन्होंने कहा था कि आदर्शवादी सिद्धांत का परित्याग भारतीय विदेश नीति के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा
कि आदर्श को यथार्थ में तब्दील कर दिया जाए। जो आज आदर्श हैं कल वो यथार्थ भी बन सकते हैं। इस सूत्र पर आधारित है आज का आदर्श कल का यथार्थ। आज आप इसका स्पष्ट प्रमाण देख रहे हैं कि विश्व में योग का प्रसार करना एक समय आदर्श हुआ करता था, लेकिन आज योग यथार्थ रूप धारण कर चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति में शामिल हो चुका है। तो यथार्थवादी सिद्धांत के आधार पर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए यथार्थवादी तत्वों को महत्व देता है। ये शक्ति पर आधारित सिद्धांत है। यही कारण है कि भारत आज अपने पड़ोसी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए, चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य शक्ति का निरंतर विस्तार कर रहा है, अपनी दंड नीति को निरंतर विकसित कर रहा है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यथार्थवाद की प्रैक्टिस पर बात करें कि भारत ने यथार्थवाद के सिद्धांत को किस तरीके से प्रैक्टिस किया, तो नेहरू की नीतियां ज्यादातर आदर्शवादी सिद्धांत की ओर झुकी हुआ करती थी। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब आदर्शवादी सिद्धांत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वहीं पर जब इंदिरा गांधी सत्तासीन हुई तो इंदिरा गांधी ने ज्यादा महत्व यथार्थवादी सिद्धांत को देना शुरू किया। लेकिन राजीव गांधी से लेकर के आज तक वर्तमान सरकार तक यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है। मतलब जहां हमें जरूरत आदर्शवाद की है, हम आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर अपनी नीति को निर्धारित करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़े तो हम यथार्थवादी सिद्धांत के आधार पर भी अपनी नीति को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। तो आज आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वित दृष्टिकोण भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है। एक और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का आचरण भारत आरंभ से ही करता रहा है और आरंभ से 1948 से ही गुट निरपेक्षता की स्थिति को बनाने की कोशिश की गई। 1960 में जाकर के गुट निरपेक्षता एक व्यवहारिक रूप में आया। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी राष्ट्र की वैचारिकी और सैन्य संगठन से अलग रहते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करना, अपने निर्णयों का निर्धारण करना। अर्थात किसी भी अन्य राष्ट्र की ना तो हमारे ऊपर विचारधारा का प्रभाव पड़े और ना ही उसके अनुकूल रहते हुए हम अपने राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। अगर हम गुट निरपेक्ष नीति की उपयोगिता के बारे में बात करें तो शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता की नीति अलग दृष्टिकोण से उपयोगी थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज जब उत्तर शीत युद्ध काल चल रहा है, उत्तर आधुनिक युग चल रहा है, तो गुट निरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक हो गई। तो दोनों पार्ट को अलग अलग करके हमें देखना चाहिए। शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता की नीति प्रासंगिक हुआ करती थी क्योंकि इसका उद्देश्य होता था कि शीत युद्ध युद्ध में तब्दील ना हो जाए। दोनों विचारधाराओं को, जो अलग अलग और विरोधी विचारधाराएं थी, उनके बीच में सेतु बंध का काम करना, उनके बीच में ब्रिज की भूमिका का निभाना, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य हुआ करता था। दूसरी बात, विश्व शांति के लिए कार्य करना गुट निरपेक्ष आंदोलन का काम हुआ था। तीसरी बात, विश्व में स्वतंत्रता का प्रसार करना, शांति को प्रसारित करना, उपनिवेशवाद का उन्मूलन करवाना, साम्राज्यवाद के विपरीत जाना। तो जितनी ये स्थितियां बनी हुई थी वो सब शीत युद्ध काल में थी, लेकिन आज युद्ध की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। आज विश्व अगर युद्ध कर रहा है तो वो अलग तरीके के युद्ध हैं। आर्थिक युद्ध है, पर्यावरण को लेकर के विश्व युद्ध कर रहा है, आतंकवाद को लेकर के युद्ध कर रहा है, जहां पर संतुलन की आवश्यकता नहीं है बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। तो आज गुट निरपेक्ष आंदोलन इन अमानवीय समस्याओं को दूर करने के लिए एकजुट हो रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ही प्रभाव था कि जब कोप 15 किया गया 2009 में, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महाशक्तियों के ऊपर दबाव बनाया कि पर्यावरण के अनुकूल कुछ निर्णय लेना अनिवार्य होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां 15वां
16वां 17वां सम्मेलन, जितने भी ये सम्मेलन आज हो रहे हैं, वो सब उत्तर आधुनिक मूल्यों को प्रभावी बनाने के लिए दृढ़ निश्चय हैं। मतलब ये हुआ कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता का डायमेंशन चेंज हो गया है, उसकी प्रासंगिकता का आयाम परिवर्तित हो गया है। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन उत्तर आधुनिक मूल्यों को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक और सिद्धांत हमें देखना है कि कैसे भारत सभी राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, सेतु बंध बनाने की कोशिश करता है। आप ये देखिए कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को तो पोषित कर ही रहा है। भारत कूटनीति को, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम वो कूटनीति का सहारा लेता है, और कूटनीति के बाद वो शक्ति साधनों को देखता है। पहला उद्देश्य होता है कि हम राजनयिक दृष्टिकोण से अपना काम कर लें, और अगर राजनयिक दृष्टिकोण से काम नहीं होता है तो हम शक्ति साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं।